नज़ीर, जब अभी 4 दिनों के बाद इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है और जिसमें फलस्तीनी रियासत को दुनिया के बड़े ममालिक और यूरोपियंस बड़ी पावर जो है वो तस्लीम करने जा रही हैं, ऐसे मौके के ऊपर इसराइल इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है कि ऑन ग्राउंड ऐसी रियलिटी क्रिएट कर दी जाए कि वो तमाम टेरिटरी जो फलस्तीनियों के पास है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो फिर फलस्तीनी रियासत बनेगी कहां पर? वहां यूनाइटेड नेशन तो वैसे भी एक डिबेटिंग क्लब बन चुका है, जैसे कि ओआईसी को आपने देखा। ओआईसी कभी भी किसी सॉलिड एक्शन के साथ कभी सामने आया ही नहीं है। ये फोरम जब से बना है इसने कोई भी काबिल कदर और सॉलिड इकदाम नहीं उठाया है। इस मौके पर जब बहुत ज्यादा जरूरत थी तो ये फोरम जो है वो सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब ही साबित हुआ है। तो इसी तरह यूनाइटेड नेशन भी एक डिबेटिंग क्लब फिलहाल तो बना हुआ है। तो उसमें जो रिकॉग्निशन होगी, अगर ऑन ग्राउंड कोई टेरिटरी ही नहीं है तो फिर फलस्तीनी रियासत बनेगी कहां पर? ये इसराइल का कॉन्सेप्ट है जिस डायरेक्शन में वो आगे मूव कर रहा है। और एक दरमियान में बारीक बात यह भी है कि जब वो कहते हैं कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं फलस्तीनी रियासत को, तो फलस्तीनी रियासत कहां पर बनेगी? वो मिसाल के तौर पर अगर मिस्र के लैंड के ऊपर, जॉर्डन के लैंड के ऊपर या सीरिया में जो लैंड उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है वहां पर बना देते हैं तो वो भी तो है तो फलस्तीनी रियासत ही। तो वो क्लियर बाउंड्रीज नहीं बता रहे हैं। ये जो इजराइल के बड़े इत्तेहादी मुल्क हैं जो कह रहे हैं कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसमें वो कैटेगोरिकली ये नहीं थोड़ा सा डंडी मारने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पीछे बहुत बड़ी सोच है। क्लियर बाउंड्रीज नहीं है तो इसका मतलब तो वो कहीं भी बन सकती है फलस्तीनी रियासत अगर बनानी पड़ी तो ये बहुत सारे उनके मंसूबे जो है वो जारी हैं। तो इस डायरेक्शन में इजराइल जो है वो मूव कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है रीजन के लिए भी, क्योंकि अगर फलस्तीनी वहां पर डिस्प्लेस होते हैं तो ये पढ़ी लिखी और सीधी बात है कि ये अफोर्डेबल नहीं है इनके लिए। फलस्तीनी रियासत आज तक नहीं बनी, लेकिन वो कहते हैं कि बनेगी। और लोग क्यों मान लेते हैं कि बनेगी? क्योंकि फलस्तीनी एज अ नेशन वहां पर मौजूद है और एक टेरिटरी उनके पास है वेस्ट बैंक और गजा की सूरत में। जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो फिर ये किस मुंह से कहेंगे फलस्तीनी रियासत बनेगी? और जब ये डिस्प्लेस होकर इनके मुल्कों की तरफ आएंगे तो उसके बाद क्या होगा? और कतर पर हमला इस बात का सबूत था कि वो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने जा रहे हैं। उनको किसी कॉन्सिक्वेंसेस की कोई फिक्र नहीं है। जिसने लड़ना है वो सीधा होकर आ जाए मैदान में और लड़ ले हमसे। तो ये रीजन के लिए चैलेंज है और ये पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है कि एक एंटिटी अगर इस तरह से सोच रही है तो वो तो ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है। और दूसरी बात यह है कि ये कभी ऐसा तारीख में नहीं हुआ कि पूरी दुनिया बेबस हो गई हो। और जंगें होती हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि रोजाना 50 लोग शहीद हो रहे हैं, 70 लोग शहीद हो रहे हैं, रोजाना हो रहे हैं। सिस्टमेटिकली उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। रोजाना की रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि वहां पर क्या हो रहा है, फिर भी होता चला जा रहा है। और डिफेंसलेस पीपल को जो है वो वहां पर मारा जा रहा है। मेजॉरिटी जो है वो औरतें और बच्चे हैं। तो ये तो कभी भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसलिए ये एक ऐसा जुल्म यहां पर हुआ है जिसका फॉल आउट बड़ा खौफनाक होने वाला है। यूरोप अब ये कह रहा है कि हम सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं। बड़े लेवल के ऊपर यूरोप ने अनाउंस किया है कि वो सैंक्शंस जो है वो लगाने जा रहे हैं। और आगे से इजराइल ने यूरोपियंस को धमकी लगाई है कि अगर तुमने सैंक्शंस लगाई तो फिर हम तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे। तो ये एक अजब मामला है, यानी इजराइल अब यूरोपियंस को जो है वो धमकियां लगा रहा है। तो ये फेज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि जो अर्ली ज़ायनिस्ट लीडर्स थे वो ये बात बताकर गए थे कि शायद एक ऐसा वक्त आ जाए कि वेस्ट जो है इजराइल के खिलाफ अगर यहां पर पब्लिक ओपिनियन जो है तब्दील हो जाती है तो उसके लिए भी इन्होंने एक हथियार रखा हुआ है। और वो ये है कि जैसे ये सोसाइटीज में उनकी गवर्नमेंट्स में, उनके इंस्टीट्यूशंस में जैसे पेनिट्रेट किए हुए हैं, तो इस ताकत को इन्होंने आज तक उस अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यूरोप कभी इनके खिलाफ आया नहीं है। तो इसलिए अब ये धमकियां लगा रहे हैं। तो अब ये वो वेपन इस्तेमाल करेंगे जो सबसे पहले इन्होंने नहीं किया। अब वो किस अंदाज में करते हैं और ये यूरोप को जेर करेंगे या यूरोप इनको जेर करेगा? अभी तक तो यूरोप ने कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं लिया है। और जो भी वो एक्शन के नाम के ऊपर जो भी इकदाम करते हैं वो इस अंदाज में किए जाते हैं, इस चीज का ख्याल रखकर किए जाते हैं कि इजराइल को कोई ऐसा सीरियस डैमेज ना हो कि उसका ये जो अग्रेशन जारी है उसमें कोई रुकावट आ जाए। अभी तक के उनके सारे इकदाम इसी नौयत के हैं। और जब वो कहते हैं कि कतर पर हमला हुआ, अच्छा हमें अच्छा तो नहीं लगा लेकिन हम इजराइल के साथ हैं, तो यही तो वो चीज है कि जो इजराइल को अलाउ करती है कि वो जो चाहे मर्जी कर ले, क्योंकि वेस्ट तो उसके साथ है ही है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल की मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, अभी थोड़ी देर पहले जारी हुई है। इजराइल विल फॉल, इजराइल फॉल करेगा बिकॉज इट इज एन ऑक्यूपेशन, क्योंकि यह कब्जा हमेशा जारी नहीं रह सकता। एंड बिकॉज वी आर कन्फ्रंटिंग इट अंटिल लिबरेशन, और हम इसका तब तक जब सामना करेंगे, तब तक इसके साथ लड़ेंगे जब तक मुकम्मल आजादी नहीं हो जाती। इजराइल फेल होगा, इजराइल जब वो फॉल करेगा। तो अगर हम अरब्स की बात करें जो कि फिलहाल कोई सॉलिड इकदाम उठाने में फेल हुए हैं, लेकिन एक तब्दीली जरूर वहां पर देखी जा रही है। अरब्स की जो इंटेंशंस हैं उनमें जरूर तब्दीली देखी जा रही है। अरब्स अब जो इजराइल के हवाले से जिस अंदाज में बात कर रहे हैं उस अप्रोच में तब्दीली देखी जा रही है, उस आइडियोलॉजी के अंदर जो है वो तब्दीली देखी जा रही है कि वो अब इजराइल को डिफरेंट अप्रोच के साथ देखते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं,
ये जो अमेरिका आपको कहता है ना बार बार, ये अनकंडीशनल सपोर्ट है, अनवेवरिंग सपोर्ट है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, जो मर्जी इजराइल करते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ये बात भी सुन लें कि ठीक है वो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ये अमेरिका है और ये दुनिया है। जब वक्त बदलता है, जब मफादात बदलते हैं, तो फिर पता नहीं चलता। ये ज़ेलेंस्की भी तो उनका बहुत बड़ा इत्तेहादी था ना, उसी इन्हीं के कहने के ऊपर जब जंग लड़ रहा था, अचानक क्या, बस अचानक ही हुआ ना, तो यहां भी अचानक ही होगा। और अंदर इनके फटे जरूर हैं, और जिसको वो कहते हैं नहीं नहीं हमारे कोई फटे नहीं, फटे इनके चल रहे हैं, फिलहाल वो इनके इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ये तब्दीली आने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखें। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने इजराइलियों ने सबसे गलत काम किया ना, इन्होंने सबसे अपना ज्यादा जो नुकसान किया वो इस बात में किया है कि इन्होंने दुनिया में एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। वो क्या है कि जो ताकतवर है वो कमजोर के साथ कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है, ना मॉरल, ना एथिकल, ना लीगल, ना इंटरनेशनल कोई लॉ, कोई नॉर्म्स, कोई कन्वेंशंस, कुछ भी नहीं, कोई इंसानियत, कुछ भी नहीं। ताकतवर जैसे चाहे कमजोर के साथ करें। ये आज की इस दुनिया में इन्होंने ये जो प्रेसिडेंट सेट किया है, वक्त साबित करेगा कि इनकी कितनी बड़ी गलती थी। इन्होंने हमेशा ताकत के अंदर नहीं रहना है। आज अगर इनकी सुप्रीमेसी है तो ना ये हमेशा से थी, ना ये हमेशा रहेगी। तो ये एक इंतहाई फुलिश इकदाम इन्होंने अपने लिए किया है और इनको अपनी तारीख से जब सीखना चाहिए था। अब गजा के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह की बॉम्बिंग ये कर रहे हैं, किस तरह जमीनी फौज वहां पर दाखिल है, और इसको ये लास्ट अटेम्प्ट बता रहे हैं फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस करने की और हमास को डिफीट करने की। ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स ये पहले कर चुके हैं, लेकिन चूंकि फिलिस्तीनी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर है, फैमिन के अंदर है, तो ऐसी सूरत हाल में उन पर मजीद बॉम्बिंग करना और उनको डिस्प्लेस करना, वहां पर तो ऐसे जख्मी हैं, ऐसे फाका ज्यादा लोग हैं जो चल भी नहीं सकते हैं, वो कैसे चलेंगे, वो तो रास्ते में जब शहीद हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म जब किया जा रहा है। तो मैं आपके सामने पहले इनके मंसूबे और फिर दूसरी तरफ से क्या हो रहा है वो आपके सामने रखूंगा। बड़े बड़े बम इस वक्त गजा सिटी के ऊपर गिराए जा रहे हैं, जो उसके धमाके और शोले और धुआं देखा जा रहा है वो बड़ा ही खौफनाक है। एक छोटे से गजा में और उस गजा के अंदर, गजा सिटी के अंदर इतने बड़े बड़े बम गिराए जा रहे हैं। फुटेज शोज के ह्यूज स्मोक क्लाउड राइज कर रहा है जो इजराइल ने जब अटैक किया, बड़ा बड़ा धुएं के बादल जब वो देखे जा रहे हैं। हैरिट्स ने क्या लिखा है कि जब अरब लीडर्स मेड हॉलो डिक्लेरेशन इन दोहा, जब इन्होंने खाली फोकी धमकियां वहां पर लगाई, खाली फोकी कंडेमनेशंस की, हॉलो स्लोगन्स, बस हैरिट्स लिख रहा है अरबों के बारे में। गाजा सिटी फेल टू इजराइल्स कॉन्क्वेस्ट, तो इन्होंने असल में गाजा सिटी को हवाले किया इजराइल के, खाली कंडेमनेशंस करके। Israeli ground forces push deeper into Gaza city as hospitals report 16 killed across Gaza. मजीद वो गाजा सिटी के सेंटर में, और ऊपर से बॉम्बिंग तो हर जगह के ऊपर हो रही है। एक्सट्रीम प्रेशर, इजराइल रैम्प्स अप अटैक ऑन टावर्स इन गाजा सिटी, जो ऊंचे बिल्डिंग्स हैं उनको ये तबाह कर रहे हैं। ये वो बिल्कुल एक एरिया था जहां पर कुछ बिल्डिंग्स बची हुई थी, और ये भी एक तरीके से इन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत बचाकर रखी हुई थी, अब इनको ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इजरायली आर्मी कह रही है कि हमने लॉन्च कर दिया है इंटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन इन द हार्ट ऑफ द गाजा सिटी टू डिसाइसिवली कन्फ्रंट हमास। यानी इसका मतलब अभी भी हमास इनसे हारी नहीं है। ये दोहा में जो मीटिंग हुई थी, शायद इससे कोई लेसन लर्न कर लिया जाता। हमास अभी तक इजराइल से हारी नहीं है, अभी भी वो हमास को हराने जा रहे हैं। अभी खबरें आएंगी आगे से जो हमास इनका सामना करेगी, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी फौज गाजा सिटी के अंदर उतार दी और हवा से और समंदर से हमले जब हो रहे हैं और बड़ी तादाद के टैंक्स वहां पर दाखिल हैं। द सिनिस्टर ट्रूथ, एक बड़ा ही जालमाना और गुनाहगार सच जो है, बिहाइंड नेतन्याहू's गाजा इन्वेजन, हिज ग्रेटेस्ट गैम्बल सिंस अक्टूबर 7, ये उसका सबसे बड़ा गैम्बल है जो उसने गाजा सिटी में खेला है। इजरायली जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस इन्वेजन के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इफेक्टिव प्रोटेस्ट नहीं है जो नेतन्याहू को रोक सके। और नेतन्याहू ये देख रहा है कि अगर इस अटैक में तमाम कैदी मारे गए तो फिर कोई जवाब ही नहीं होगा निगोशिएशंस का। और ट्रंप ने उधर से ट्वीट कर दिया कि जो कैदी मारे जाएंगे उसकी जिम्मेदार हमास है, इजराइल नहीं है, उसकी जिम्मेदार जब वो हमास है। तो फार राइट एलायंस परसू फुल ऑक्यूपेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ गाजा's पॉपुलेशन, तो ये उसका गैम्बल है। और उसने देखा कि जब उधर हॉलो स्लोगन्स लगे, कतर में कोई बड़ा इकदाम नहीं उठाया गया, इधर उसके जो साथ एक्सट्रीमिस्ट इत्तेहादी हैं और वो खुद सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है और खुद बहुत बड़ा जो ज़ायनिस्ट है, तो उसको लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू ऑक्यूपाई गाजा, ठीक है ना। अब देखिए हैरिट्स ने फिर लिखा है, नेतन्याहू मेड मॉकरी ऑफ ट्रंप इन कतर एंड पेड नो प्राइस फॉर इट। इसने मॉकरी की, असल में तो ये ट्रंप की जो है वो ना, उसको एक्सप्लॉइट भी किया, लेकिन इसने कोई प्राइस पे नहीं की। कतर पर हमला किया, कोई प्राइस नहीं पे की, वहां पर लोग मारे गए, कोई प्राइस पे नहीं की। तो ये शख्स पता नहीं कितने कैपिटल्स के ऊपर जब अटैक कर चुका है। सो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स के लिए भी राह फरार नहीं है, कोई फरार नहीं है उनके लिए। और फिर आप देखिए कि ब्रिटिश एमपी जो है वो वेस्ट बैंक का दौरा करने आ रहे थे
और उनको इजराइल ने दाखिल नहीं होने दिया। और यूके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि शेमफुल बट नॉट सरप्राइजिंग, शर्मनाक है लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है, यह मुतवक्के था। तो इससे पहले इजरायली सेनेटर्स को इन्होंने दाखिल नहीं होने दिया, अब बर्तानिया के एमपीज को। तो यह है उनकी हैसियत इजराइल के सामने। तो जब वो कहते हैं कि हम हर सूरत में इजराइल के साथ खड़े हैं, तो फिर इजराइल कुछ भी कर सकता है। जॉन मेरशेमर जो कि अमेरिका के इस वक्त के बड़े थिंक टैंक हैं, और उन्होंने 2007 में उस वक्त इजराइल की लॉबी के ऊपर किताब लिखी थी जब इजराइल के खिलाफ बात करना भी गुनाह अजीम था। तो जॉन मेरशेमर जो है वो इस वक्त अमेरिकन उनको बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि भाई असल बात क्या थी। तो उन्होंने लिखा है कि इजराइल के मकासद क्या है। मोर मिडिल ईस्ट मुहिम एंड अनकंडीशनल यूएस सपोर्ट फॉर इजराइल। उनके मुताबिक इजरायली जो हैं वो ये चाहते हैं कि कोई निगोशिएशंस ना हो और गजा के हवाले से कोई मामला तय ना पाए, और मिलिटरीली बस वो इसको आगे बढ़ाते चले जाएं, कोई निगोशिएशंस, कोई सीजफायर किसी सूरत हो ही ना। और अमेरिका की जो सपोर्ट है अभी तक इजराइल के लिए वो अनकंडीशनली है, ये इजराइल समझता है। और इन्होंने ये भी बात की थी कुछ अर्सा पहले कि नेतन्याहू ये समझता है कि जो अमेरिकन मिलिट्री है वो इसके कंट्रोल में है, ये जहां चाहे अमेरिकन मिलिट्री को इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी जंग में उनको ड्रैग कर सकता है। इजराइल के 3 मेन स्ट्रेटेजिक गोल हैं। जॉन मेरशेमर के मुताबिक इजराइल के 3 स्ट्रेटेजिक गोल हैं। वो कौन से? एक्सपैंड टेरिटरी। आपको याद है जब ट्रंप अभी आया है ओथ के बाद, उसने एक बात की थी, कहता इजराइल बहुत ही छोटा है, ये मुझे पसंद नहीं है, इजराइल बड़ा होना चाहिए। यानी आप जरा इस बंदे का जो नोबेल पीस प्राइज का उम्मीदवार है इसकी आप गुफ्तगू सुने, इजराइल बहुत छोटा है, इजराइल को बहुत बड़ा होना चाहिए। तो टेरिटरी को एक्सपैंड करना और पैलेस्टीनियंस को आउट करना इस कॉन्कर्ड टेरिटरी से, वेस्ट बैंक से और गजा से, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना, और इस बात को इंश्योर करना, अब ये लाइन आप सुनिए, ये तीसरा उनका स्ट्रेटेजिक गोल है, इस बात को इंश्योर करना कि रीजन के तमाम ममालिक वीक होंगे। तो इसलिए सब निशाने के ऊपर हैं, सब निशाने के ऊपर हैं। अल जजीरा ने लिखा है कि जो साउथ अफ्रीका में कॉलोनी थी, अपार्थाइड थी, और जो इजराइल की ये जो कॉलोनी है, इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। और वो क्या? अब वो कोलैप्स हो गई थी, ये भी कोलैप्स होगी। दोनों जो है वो रिलीजियस जस्टिफिकेशन जब इस्तेमाल करते थे अपनी एक नस्ल परस्त हुकूमत चलाने के लिए, नस्ल परस्त कॉलोनी चलाने के लिए एक रिलीजियस जो जस्टिफिकेशन है वो पेश की जाती थी। और वो और ये दोनों अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते थे एज एन ओएसिस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन सराउंडेड बाय होस्टाइल नेटिव पीपल। ओएसिस आप देखते हैं ना, वो यानी सहरा में दरमियान में अगर कोई छोटा सा बाग हो, ठीक है ना, तो उसको ओएसिस जो है वो कहा जाता है। तो ये दोनों वो भी अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते थे कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत ही हॉस्टाइल नेशंस हैं, बहुत ही ये सब जो है वो बुरे लोग हैं और हमारे दुश्मन हैं, और जानबूझकर दुश्मनी हमारे साथ करते हैं और हम विक्टिम हैं, और हम इस बुरे लोगों के दरमियान वेस्टर्न सिविलाइजेशन के डिफेंडर हैं। तो इजराइल भी बिल्कुल उसका ये नैरेटिव है, हमारे इर्द गिर्द दुश्मन हैं जो बिला वजह ही हमारे दुश्मन हैं, और देखें हम कितने बुरे लोगों से घिरे हुए हैं। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सबसे पहली स्पीच नेतन्याहू की क्या थी? ये बारबेरियनिज्म और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के दरमियान जंग है, और उन्होंने कहा था कि इन बारबेरियन और वेस्ट के दरमियान हम दीवार हैं। तो ये वो नैरेटिव है। तो उधर इजलास होने जा रहा है, मंडे से शुरू होगा। तो वहां की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्हीं के मजहब के लोगों की है, थाउजेंड्स ऑफ इजरायलीज बैक पैलेस्टीनियन स्टेट एंड टू गाजा वॉर। तो उन्होंने कहा कि हम तो इसको जब सपोर्ट करते हैं, फलस्तीनी रियासत बननी चाहिए, और फलस्तीनी रियासत इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि यही बेहतरीन मुस्तकबिल है सबके लिए, वगरना इजराइल ये उसकी सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है जो कुछ वो कर रहा है। सो उधर जॉर्डन में मुलाकात हो गई है, और रीजनल इश्यूज, गाजा क्राइसिस डिस्कस्ड ड्यूरिंग जॉर्डन एंड कतर मीटिंग इन अमन। तो ये मुलाकात वहां पर हुई है, स्ट्रेटेजिक लेवल का ये जो दौरा है वो किया गया। टाइम जना मतलब वो खामोश बैठ नहीं सकते, उन्होंने कुछ नहीं किया, बात तो वहीं की वहीं, असल इशू तो वहीं का वहीं है। तो तेजी के साथ अब मजीद वाकयात होंगे। यूरोप कह रहा है कि हम सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं। यूरोपियन जो कमीशन है उन्होंने प्रपोज कर दिया है कि ट्रेड कर्ब्स, सैंक्शंस ये इजराइल के ऊपर लगाए जाएं। यूरोपियन लीडर प्रपोज सैंक्शंस स्पेंडिंग ट्रेड बेनिफिट्स विद इजराइल ओवर हॉरिफिक डेली इवेंट्स इन गाजा। और यूरोपीय यूनियन प्रपोज के सैंक्शंस ऑन इजराइल जब लगनी चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए ट्रेड बेनिफिट्स को, और टारगेटिंग फार राइट मिनिस्टर। और इसमें वो ये बता रहे हैं कि 37% जो ट्रेड है वो कम की जाएगी, जिससे $50 बिलियन का जो हुजम है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, $50 बिलियन का। तो इससे बहुत बड़ा ये हाई कॉस्ट है, बहुत हाई कॉस्ट है कि वो इतनी बड़ा हुजम जब वो कम हो जाएगा, उसके नतीजे में कितनी बेरोजगारी होगी, कितनी फैक्ट्री जब वो बंद होगी। और यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि इट विल हैव अ हाई कॉस्ट फॉर इजराइल इफ अप्रूव्ड, और इसमें अब जो है वो वोटिंग होनी है। उन्होंने प्रपोज कर दिया है, जर्मनी और हंगरी इससे पहले इसको रोक रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जो मेजोरिटी का फैसला होगा वही माना जाएगा। तो अभी तक कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं है, लेकिन आप देखते हैं
फ्रांस से बड़ी आवाज उठ रही है। फ्रांस के बड़े एमपी जब सामने आ गए हैं, उन्होंने गजा पर हमलों को जेनोसाइड करार दिया है और कहा है कि सैंक्शन जब लगाई जाए। और वहां पर एक पार्टी के सरबराह भी सामने आ गए हैं और कॉल्ड फ्रांस टू इंप्लीमेंट सैंक्शंस ऑन इजराइल और फेस एक्यूजेशन ऑफ कंप्लिसिटी। या फिर हम ये कहेंगे कि फ्रांस भी इसमें बराबर का शरीकदार है, या फिर सैंक्शन लगाई जाए इजराइल के ऊपर। और पेरिस के अंदर उन्होंने बड़े मुजाहरों का भी ऐलान कर दिया है। और जो बर्तानिया के बड़े लीडर हैं जेरेमी कॉर्बन डिमांड्स यूके रिस्पांस टू यूएन जेनोसाइड रिपोर्ट ऑन गाजा। यूएन ने कल रिपोर्ट जारी कर दी थी कि गाजा में जब जेनोसाइड हो रही है। और इसी दरमियान जब ट्रंप मौजूद हैं बर्तानिया के अंदर, और आयरिश प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि वो मुल्क जो इजराइल को असलहा दे रहे हैं शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। आयरलैंड और स्पेन भी इनसे ज्यादा जब बहादुर साबित हुए, वो कह रहे हैं कि जो असलहा दे रहे हैं उनको भी जो है वो एक्सपेल वहां से कर देना चाहिए। और देखिए इजराइल कैसे धमकियां लगा रहा है आगे से, एनी यूरोपियन सैंक्शंस विल फेस एन अप्रोप्रिएट रिस्पांस। अगर इन्होंने सैंक्शन लगाए तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे यूरोप को, ये इजराइल कह रहा है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर अनाउंस के ये मॉरली और पॉलिटिकली डिस्टॉर्टेड डिसीजन है, ये मॉरली ठीक नहीं है इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाना। तो बहरहाल ये सब के लिए खतरा है और यूरोप ने अभी तक सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं, अभी तक कोई इन्होंने मीनिंगफुल एक्शन नहीं उठाए। और अल्टीमेटली ये मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स ही हैं जिनको डिसीजन लेने हैं, या फिर ये है कि इजराइल तो सबको निशाना बनाएगा। जॉन मेयर शेमर की बात मैंने आपके सामने दिया, उसका मकसद सबको वीक रखना है, उसका मकसद इनको टेक्नोलॉजी देना नहीं है। तो ये अब्राहम अकॉर्ड था ही एक फुलिश डिसीजन। जब उनका मकसद ही यहां पर वीक रखना है तो क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने दी और क्या सिक्योरिटी आपको दी, और जितना हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो आप वेपन खरीद कर अपने आप को सेफ एंड सिक्योर समझ रहे थे, अब साबित हुआ कि वो उनके सिर्फ एक बटन दबाने की मार है। उधर से इजरायली जंगी तारे उड़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके बेसिस पर खड़े खड़े तमाम जंगी तारे तबाह हो जाएंगे और आपका एयर डिफेंस वो उड़ा के रख देंगे। तो ये तो बिल्कुल खिलौने साबित हो गए, इनके जो वेपन्स हैं ये खिलौने साबित हो गए। तो बहुत बड़े स्टेक इस वक्त हाई हैं कि दांव के ऊपर लग गया सारा कुछ। उधर क्या हो रहा है कि अमेरिका ने एक और वेनेजुएला की कश्ती को जब निशाना बना दिया, मडोरो स्लैम्स यूएस आफ्टर सेकंड स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला वेसल। तो वहां पर स्ट्रेटजी क्लियर हो रही है कि अमेरिका वहां पर रहेगा, इसी तरह एक के बाद एक कश्ती को निशाना बनाता जाएगा ऑन द नेम ऑफ ड्रग्स। और कोलंबिया को भी अब उन्होंने लिस्ट में शामिल कर दिया, हो सकता है वो किसी और को भी शामिल कर ले। तो ये पूरे रीजन के खिलाफ जंग जब शुरू की जा रही है, तो इस तरह से वो यानी मडोरो की गवर्नमेंट को हराएंगे फौरी। यानी पहले दिन में हमने कहा था कि ये फौरी जमीनी फौज ना उतारें, तो ये एयर स्ट्राइक करेंगे और जो कश्तियां उनको निशाना बनाते चले जाएंगे, क्योंकि उसके जवाब में वेनेजुएला तो अटैक कर नहीं सकता। वेनेजुएला जब कैसे अटैक करेगा, तो ये मुहासरा कर रहे हैं वेनेजुएला का। तो ये बड़ी खतरनाक बात है और ये स्ट्रेटजी अब क्लियर हो रही है कि अमेरिका वहां पर कैसे क्या कर रहा है। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करेंगे। अल्लाह हाफिज।